तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एक क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। आज हम ये चैप्टर समझेंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम मैटर के बारे में समझते हैं कि मैटर क्या है। तो कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम जो मैटर की बात करेंगे तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, क्योंकि तीनों में ही मास होता है, तीनों पार्टिकल्स से बने होते हैं और तीनों स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है मैटर के बारे में कि अर्ली जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, तो वो ये मानते थे कि मैटर जो है जितना भी अर्थ पे है वो 5 चीज़ों से बना है। इसको पंच तत्व कहते थे। तो हर चीज़ जो हम देखते हैं वो एयर से, फायर से, स्काई से और वाटर से, अर्थ से, मतलब जो मिट्टी है उन सब चीज़ों से, इन 5 चीज़ों से बना है। तो हर चीज़ इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बना है, इन्हीं को एलिमेंट्स समझा जाता था। क्योंकि एलिमेंट्स इस वक़्त खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी जो हम आज एलिमेंट्स जानते हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो अलग-अलग तरह के हमारे पास उनमें ग्रुप्स हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर भी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो उस वक़्त मैटर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था। तो यही 5 चीज़ें समझते थे कि इसी से हर चीज़ बना हुआ है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, हम ये बात जानते हैं। और ये इसका पहला टॉपिक है कि मैटर जो है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हर चीज़ पार्टिकल्स की बनी हुई है। तो हर चीज़ पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब जो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे वो इसमें जो है नमक मिला रहे हैं और पानी में नमक जो है वो घुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जो हर जगह घुल जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम कोई और चीज़ देखें, जैसे अगर हम इसमें चीनी का क्यूब मिलाएँ और उसको अच्छे से घोलें, स्टर करें, तो वो पूरा जो हमारा पानी है वो थोड़ा-सा मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। इसका मतलब वो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से बना आता है जो पूरे में घुल चुका है, ठीक है? डिसॉल्व हो गया है। तो इसका मतलब जो मैटर है वो एक सॉलिड, एक पूरा पूरा चीज़ नहीं है, वो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को आज के टाइम में एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है? तो मोस्टली ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट जो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, वो जो होते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो उनके केस में वो एटम्स होते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे, इनको हम देख नहीं सकते आँखों से, मतलब इनको हम बहुत छोटे पीस कर सकते हैं, लेकिन इनके जो सबसे छोटे पार्ट है, मतलब देख सकते हैं, जो फ्रीली रह सकते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम आँखों से देख नहीं सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अच्छे से क्लियरली बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है? तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इसको हम देख नहीं सकते। उसके बाद आता है कि पार्टिकल्स और मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है? तो जैसे हमने पानी में नमक को घोला या चीनी को घोला तो वो घुल गया उसमें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। इसका मतलब उन जो हमारा मैटर है, जो हमारा लिक्विड है या गैस है, जो भी चीज़ है, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उस चीज़ को दिखाता है, एक्टिविटी, कि जब हमने पानी में चीनी को घोला या नमक को घोला तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें डिसॉल्व हो गया, उसमें घुल गया। इसका मतलब कुछ स्पेस था उनके पार्टिकल्स के बीच में। जो पानी के पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, पानी के, उसके बीच में कुछ खाली जगह थी, स्पेस था, जिसको हम वॉइड भी कह सकते हैं। कुछ जगह था जहाँ पे वो चला गया, फिट हो गया। तो इसका मतलब जो मैटर होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, थोड़ा खाली स्पेस होता है काफ़ी सारा, बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते, ठीक है? ये स्पेस डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मैटर की बात कर रहे हैं। अगर हम गैस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा उनके पार्टिकल्स दूर होते हैं एक-दूसरे से, तो वो बिल्कुल एकदम फ्री होते हैं और वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो वहाँ स्पेस कम होता है, इसलिए उनको कंप्रेस करना भी मुश्किल है और सॉलिड्स में सबसे कम स्पेस होता है। उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है और बस अपनी पोज़ीशन पे वाइब्रेट करते हैं, जबकि गैसेज़ के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जितने भी हमारे पास मैटर हम देख रहे हैं, खासकर लिक्विड और गैसेस, इनमें पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। इसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है? और ये कंटिन्यूअसली इधर-उधर कहीं पे भी रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक-दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। खासकर गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अग्रेसिवली एकदम, मतलब वो मूव करते हैं एकदम, और वॉल्स के साथ टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, हर जगह कोलिजन उनका होता रहता है। तो ये जो इनका कोलिजन है, उसको
उसको अगर हमें कम करना है, उनकी स्पीड को कम करनी है या फिर इनका मूवमेंट अगर हमें स्लो डाउन करना है, कम करना है, तो उसके लिए हम उसे ठंडा कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं। इसलिए वो शांत हो जाएँगे। जैसे गर्मी में हमें गुस्सा आता है, हम जो होते हैं गर्मी में हम जो है ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, लेकिन जब ठंड लगती है और ठंडी होती है, तो हम ज़्यादा शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं, वो भी नेचर में बिल्कुल ऐसे ही सेम बिहेव करते हैं केमिस्ट्री में। जैसे केमिस्ट्री जो बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह है, तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। जब उनको भी ठंडा किया रहता है, कूल डाउन किया जाता है, तो वो जो होते हैं ज़्यादा शांत हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो काम डाउन हो जाते हैं। तो इसी एनर्जी को जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनकी जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एमवी स्क्वायर होता है, हम जानते हैं पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे जो है उसके स्क्वायर टाइम्स डिपेंड करेगा। यानी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ाएँगे पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा अग्रेसिवली मूव करेंगे, उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। उनकी एनर्जी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो ज़्यादा फास्ट अग्रेसिव मूवमेंट शो करेंगे। इसलिए जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो जो होता है थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, बॉयल होने लगता है और फिर वो स्टीम में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हमने मतलब किसी भी चीज़ को जैसे गैस है, उसको किसी कैन में, सिलेंडर में अगर हमने गैस को भर रखा है, अगर हम उसको ठंडा कितना भी कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको हम गरम करने की कोशिश करेंगे, तो जब हम उसको गरम करेंगे, तो पार्टिकल्स अग्रेसिव हो जाएँगे, उनको जो है गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? उनमें जो है एनर्जी और स्पीड उनकी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, वो ज़्यादा अग्रेसिवली मूव करेंगे और इधर-उधर कोलाइड करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो उसके जो मतलब जो वॉल्स है, कैन का जो वॉल है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे। और कोलिजन से वो उस पे बार-बार कोलिशन करेंगे इतने सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, तो उसपे चोट करेंगे वो, ठीक है? तो उससे प्रेशर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जो गैसेज़ जो होते हैं वो इक्वली हर जगह प्रेशर वो करते हैं, लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है वो कोलिजन के कारण आता है। तो गैसेज़ एंड पार्टिकल जो है कोलाइड करेंगे, ठीक है? वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे और जैसे-जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो उस कैन का टेम्परेचर हम बढ़ाएँगे, उसको गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वो जो कोलिजन है वो बढ़ता रहेगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जब कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर एक लिमिट के बाद इतना ज़्यादा होगा कि हमारा कैन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है? वो फट जाएगा। तो कैन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है टेम्परेचर के कारण। और टेम्परेचर से क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? तो जब हम किसी भी गैस का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो उसके कारण उसका टेम्परेचर के कारण जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। उसकी जो स्पीड है पार्टिकल्स की वो बढ़ेगी, ठीक है? और अगर हमने साथ के साथ उसको एक्कोमोडेट करने के लिए हमें क्या करना है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है? इंक्रीज़ होता जाएगा और प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा फिर हो जाएगा कि हमारा कैन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि ये जो है ना हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है, ठीक है? वो मूव करते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है? मतलब अगर हमने जैसे कि पानी है, पानी में अगर हम डेटॉल डालते हैं या पानी में नमक डालते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे अगर हम उसे स्टर भी नहीं करते, अगर उसको हम थोड़ा-सा हीट करें या कहीं गर्म जगह पे रख दें, ठीक है? तो अपने आप कुछ टाइम बाद घुल जाएगा। अगर पानी में हम चीनी मिलाते हैं तो धीरे-धीरे अपने आप घुल जाती है, उसमें भले ही टाइम लगेगा, अगर वो ठंडा पानी होगा तो वो टाइम लेगा, लेकिन गर्म पानी होगा तो जल्दी घुल जाएगी उसमें चीनी। तो पार्टिकल्स जो होते हैं क्योंकि वो मूव करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, इधर से उधर वो मूव करते हैं, मूवमेंट होता है तो इसलिए वो अंदर चीज़ों को डिसॉल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं अपने आप ही। उसमें जो चीज़ें हम मिलाते हैं वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो फैल जाती है पूरे में। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहा जाता है, ठीक है? जैसे घर में हम देखते हैं किसी कोने में कोई स्मेल आ रही है, कोई चीज़ जल रही है या कोई खाने का चीज़ बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक पहुँच जाती है। तो ये डिफ्यूज़न के कारण होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो पहुँच जाते हैं दूर तक, ठीक है? इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है? डिफ्यूज़न से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, एक और प्रोसेस है जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बस ये अंतर है कि डिफ्यूजन जो वो मतलब डिफ्यूजन जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, वो कम की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पार्टिकल्स कम है, जहाँ कंसंट्रेशन कम है।
ऑस्मोसिस में भी यही होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ है वो कम की तरफ मूव करेगी, लेकिन बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो आ जाती है। तो मूवमेंट जो है उसके थ्रू होता है। तो ऑस्मोसिस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम जो है डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो पार्टिकल्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो जिस भी चीज़ के होंगे, वो हमेशा मूव करेंगे वहाँ जहाँ पे वो कम है, ठीक है? जहाँ उनका कॉन्सन्ट्रेशन कम है, जहाँ पे वो कम अमाउंट में प्रेज़ेंट है, ठीक है? जैसे घर के किसी इलाके में, किसी कोने में खाना बन रहा है, कोई चीज़ बन रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका स्मेल है, अरोमा है, तो वो हर जगह फैलेगा, ठीक है? हर जगह जाने की कोशिश करेगा, तो पार्टिकल्स हर जगह फैलेंगे, ठीक है? जो गैस होता है, उसका जो डिफ्यूज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट होता है, सबसे फ़ास्ट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। लिक्विड ये उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, और लिक्विड का डिफ्यूज़न थोड़ा-सा स्लो होता है गैस के मुकाबले, और सॉलिड्स के केस में जो डिफ्यूज़न होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। जैसे कि अगर हम पानी ले लेते हैं किसी बाल्टी में, उस पानी में हम नमक डालते हैं या फिर उस पानी में हम चीनी डालते हैं, तो काफ़ी देर तक वहीं पे रहेगा और धीरे-धीरे डिसॉल्व होगा। लेकिन उसी में अगर हम एक बूँद उजाला डाल देते हैं या कोई भी लिक्विड डाल देते हैं, जैसे डेटॉल डाल देते हैं या कोई भी दूसरा लिक्विड डाल देते हैं, या फिर जो उसका अगर हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देंगे, या फिर अगर हम कोई भी लिक्विड मिलाएँगे, उसमें लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ मिलाएँगे, तो वो बहुत तेज़ी से पानी में अपने आप डिसॉल्व होगा। तो जो गैस है वो और भी ज़्यादा तेज़ से होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफ्यूज़न होता है गैसेज़ का सबसे ज़्यादा फ़ास्ट होता है, लिक्विड्स का उससे स्लो होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट थोड़ी-सी कम हो गई है यहाँ पे, थोड़े से क कम एनर्जेटिक है, और ये सॉलिड्स का सबसे कम डिफ्यूज़न होता है। इसका जब हम हीट करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, ठीक है? पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ब्राउनियन मोशन उनका इंक्रीज़ हो जाता है, वो फ़ास्ट इधर से उधर मूव करते हैं, अग्रेसिवली मूव करते हैं, तो डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर हमने पानी में चीनी मिलाया है, ठीक है? तो वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर हमने दूसरे गर्म पानी में चीनी मिलाया, या फिर हमने पानी में चीनी मिला के उसको गर्म करने लगे, तो काफ़ी तेज़ी से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है, जो एक तो हमारा चीनी जो है वो भी गर्म हो रहा है, उसमें भी पार्टिकल्स का मूवमेंट फ़ास्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा पानी है वो भी गर्म हो रहा है, तो उसके भी पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो रहा है। तो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं उनके पार्टिकल्स, और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो बहुत तेज़ी से आपस में इंटरमिक्स इस वजह से हो जाते हैं गर्म करने पे। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं, जिसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है 2 अलग-अलग चीज़ों की, और ये गर्म करने पे या हीट करने पे बढ़ जाती है इंटरमिक्सिंग। इसी इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसके बाद पार्टिकल्स और मैटर जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्टेट है, ठीक है? वो किस तरह का मैटर है, ठीक है? जैसे कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है? तो उसमें हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है? मेटल्स यूजुअली सॉलिड फॉर्म में हमारे पास रहते हैं, ठीक है? अगर हम मरकरी को छोड़ दें, तो मेटल्स यूजुअली हमारे पास सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है? और मेटल के बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। तो काफ़ी हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो मतलब उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन सब में नहीं होती। कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ईज़िली मेल्ट भी हो जाते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो मेटल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और मेटल्स के बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड होता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो वो ज़्यादातर हमारे थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है? जैसे ग्रेफ़ाइट देख लो, अगर हम ग्रेफ़ाइट देखें, या फिर अगर हम कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड, बट हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल हम बात करेंगे। तो हमारे पास जैसे सल्फर है, ये सब थोड़े ब्रिटल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, और फिर हमारे पास गैसेस हो जाते हैं, ठीक है? कई सारे इसमें जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इस तरह से कई सारे हमारे पास गैसेस है। तो मैटर तो हमारे पास ये है कि सॉलिड्स का जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हार्ड है, वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सॉलिड है, इसलिए वो अपना शेप को मेंटेन कर रहे हैं, अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, अपने जो बाउंड्री को मेंटेन कर रहे हैं, अपने वो पूरे के पूरे डिज़ाइन जो भी उनका पैटर्न है उसको मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अगर जो लो ह्यूमन पिरामिड होता है, ह्यूमन पिरामिड में अगर सबने एक-दूसरे के काफ़ी टाइटली बॉन्ड हो रखे हैं, हाथ पकड़ रखे हैं, तो वो एक जैसे रहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर उनमें जो है उन्होंने इतने अच्छे से अपने आप को पकड़ नहीं रखा, इतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर रखी, इतने अच्छे से वो फिक्स नहीं कर रखा ह्यूमन जो पिरामिड होता है उसमें, तो वो इधर-उधर होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वो गिर जाएगा, या फिर वो जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है? तो वही चीज़ होता है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो अपने शेप को, अपने हर चीज़ को मेंटेन करते हैं। लिक्विड्स में क्या है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए लिक्विड जो है वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाते। जिस भी चीज़ में वो उसको डालते हैं, उसी का शेप ले लेते हैं, ठीक है? जैसे पानी को हमने एक बोतल में डाला, उसका शेप हो गया, दूसरे में डाला, उसका शेप हो गया, ग्लास में डाला, उसका शेप हो गया, प्लेट में डाला, उसका शेप हो गया, बाल्टी में डाला, तो बाल्टी का शेप ले लेगा, फर्श पे डाला तो पूरा फैल जाएगा। तो जो
भी लिक्विड होता है वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है कि वो अब एक-दूसरे से अलग ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए, तो एक-दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम फिक्स रहता है लिक्विड का। अगर हमने पानी 1 लीटर पानी लिया, उसको हमने ग्लास में डाला, अगर कोई बड़े से 1 लीटर ग्लास में तो 1 लीटर रहेगा, बाल्टी में डाला तो भी 1 लीटर रहेगा, वो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, ठीक है? अगर बाकी कंडीशंस फिक्स है जैसे कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर ये सब चीज़ें अगर फिक्स है, तो वो जो है सारी बाकी के एक्सटर्नल कंडीशन फिक्स है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा पानी का, वो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है? वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जिस वजह से वो अपना शेप को मेंटेन नहीं कर पाते, बाउंड्री फिक्स नहीं है, रिजिड बाउंड्री नहीं है, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रह सके, इवेपोरेट ना हो जाए एकदम से, ठीक है? हवा में वॉलेटाइल इतना नहीं है कि उड़ जाता है, ठीक है? गैस के साथ डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है? गैस में क्या होता है कि उनका जो ना ही उनका बाउंड्री फिक्स है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स है, ना ही उनका शेप फिक्स है, ना ही उनका कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है। उनकी बाउंड्री भी कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। गैस को अगर हम बहुत थोड़े से गैस को अगर हम कैन में डालें, वो कैन में फिट हो जाएगा। उसको अगर हम एक बड़े सिलेंडर में डालें, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा जितना है। अगर उसको हम जहाँ पे भी डालें, अगर हम रूम में डालें, पूरे रूम में फैल जाएगा। तो गैस के साथ कुछ भी फिक्स नहीं है क्योंकि उनकी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, होता ही नहीं है, ठीक है? वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं और फोर्स ऑफ रिएक्शन उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक, ठीक है? तो वो पूरे में फैल जाते हैं, उनकी फैलने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उनका डिफ्यूज़न गैसेज़ का सबसे फ़ास्ट है। वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिफ्यूज़ जाते हैं, ठीक है? तो उनका डिफ्यूज़न इसीलिए फ़ास्ट है क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो फैल जाते हैं, उनकी फैलने की टेंडेंसी है। वो इधर-उधर कहीं पे भी जाएँगे, आपस में कोलाइड होंगे, किसी के साथ भी कोलाइड होंगे, तो इस वजह से वो हर पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो गैसेज़ की टेंडेंसी होती है स्पेस ऑक्यूपाई करने की, वो कंप्लीट जगह में भर जाते हैं, वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है? तो मेनली ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं इस चैप्टर में, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? तो हमारे पास मेनली 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, इससे ज़्यादा भी होते हैं, 4th और 5th प्लाज़्मा और बीईसी, लेकिन यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? इनकी हम बात पहले से कर चुके हैं, यहाँ देखते हैं और क्या-क्या चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, ये जो सॉलिड होते हैं उनके डेफिनिट शेप होता है, ठीक है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है उनकी और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब डेफिनिट शेप होता है, उनका फिक्स्ड शेप शेप होता है सॉलिड का एक, हम उसको देख सकते हैं वैसे को वैसे, गैस को हम देख नहीं सकते, उसका शेप कैसा है। पानी का भी शेप हम देख नहीं सकते कैसा, पानी का कोई शेप नहीं होता, ठीक है? पानी को जिस भी जगह पे जैसा डालो वैसी शेप ले लेता है, तो पानी का कोई शेप नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं बॉटल का एक शेप है, ठीक है? आइस क्यूब का एक शेप होता है, चीनी के दाने का एक शेप होता है, ठीक है? हमारे घर में जितनी सॉलिड चीज़ें सबका एक शेप है, हम उसको छू के पहचान सकते हैं, उसके पैटर्न से पहचान सकते हैं, उसको हम बिना आँखों से देखे भी उसको हम फ़ील कर सकते हैं और पहचान सकते हैं क्योंकि उनका एक शेप है, फिक्स शेप है, ठीक है? पानी का कोई फिक्स शेप नहीं है और गैसेज़ का भी कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन सॉलिड्स का होता है, ठीक है? और इसलिए हम सॉलिड्स को देख रहे हैं अपने आस-पास, हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो भी सॉलिड है, वो सबको हम देख रहे हैं और उसको हम फ़ील करके और टच करके पहचान सकते हैं कि उसका एक शेप है, ठीक है? उनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, हम उसको पहचान सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है? एक फिक्स उनकी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, ठीक है? पानी के साथ जो है एक रिजिड मतलब उसकी बाउंड्री जैसा नहीं होता कुछ, ठीक है? अगर हम समझ लो एक बॉटल ले लेते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं, आइस क्यूब को अगर हम बाल्टी में रखें या प्लेट में रखें, वो रहेगा आइस क्यूब। लेकिन पानी को अगर हम एक बॉटल में डालें, वो बॉटल के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डालें, वो बाल्टी की तरह पूरे में फैल जाएगा, प्लेट में डालें, पूरे में फैल जाएगा, ग्लास में डालें, ग्लास के शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका कोई अपना कोई शेप नहीं है, अपना कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों का है, सॉलिड्स का अपना खुद का बाउंड्री वैसे के वैसे ही रहेंगे सॉलिड, ठीक है? उनकी एक बाउंड्री है, उनका एक शेप है। लास्ट आता है फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है? पानी का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है और ये सॉलिड्स का भी है, दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है? तो ये चीज़ कॉमन है, ठीक है? इसके बाद सॉलिड्स ऑलमोस्ट ज़ीरो कंप्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है? लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं, ठीक है? रबर बैंड, अब अगर हम रबर बैंड को एक सॉलिड मान रहे हैं, तो वो तो बहुत ईज़िली खिंच जाता है, बहुत ईज़िली वो अपना शेप चेंज कर लेता है। लेकिन वो दोबारा से शेप को रीगेन भी कर लेता है जब हम एनर्जी को लूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस वज़ह से वो सॉलिड है क्योंकि अगर हम उसको खींचते हैं, उसका शेप उसका चेंज भले ही होता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो दोबारा अपने शेप को रीगेन कर लेगा। सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है शेप को मेंटेन करने की, और शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है?
वो रिजिड होते हैं, ठीक है? वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। इसलिए अगर हम शुगर की बात करें, सॉल्ट की बात करें, वो तो हम जिस कंटेनर में डालें उसी का शेप ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उसके पार्टिकल्स उसके दाने जो है बहुत छोटे हैं। अगर हम एक चीनी के दाने की या नमक के दाने की बात करें, उसको माइक्रोस्कोप से उसका शेप देखें, उसका साइज़ ये सब चीज़ देखें, तो वो वैसा का वैसे ही फिक्स रहता है, भले ही हम किसी में भी उसे डालें, किसी भी कंटेनर में डालें, ठीक है? तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो उसका एक दाना है, ठीक है? तो वो वैसा का वैसे ही रह रहा है, ठीक है? इसके बाद स्पॉन्ज की बात करें वो तो ईज़िली दब जाता है, तो वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एयर है, बहुत ज़्यादा उसमें होल्स है, ठीक है? अगर हम उसको एक लिमिट तक उसको हम कंप्रेस करें और उसका सारा का सारा एयर निकाल दें, एक्सपेल आउट कर दें, तो फिर उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगा एक लिमिट के बाद, ठीक है? अगर उसका सारा एयर निकल गया, तो स्पॉन्ज इसलिए कंप्रेस हो जाता है कि उसके अंदर एयर है, खाली स्पेस है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो बहुत हल्के भी होते हैं, बहुत बड़े होने के बाद भी स्पॉन्ज हल्के होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाली होते हैं, ठीक है? वो एक जालीदार मैश की तरह होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एयर होता है, इस वजह से कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक लिमिट तक उसका कंप्रेस करके उसकी सारी एयर निकाल दें, तो उसके बाद वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो रिजिड हो जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे ये है कि जो गैसेस होते हैं, ठीक है? और जो लिक्विड होता है सॉलिड, तीनों चीज़ें जो है लिक्विड में वो हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है या डिफ्यूज़ हो जाती है। सॉलिड कैसे होता है? चीनी अगर हम पानी मिलाएँ तो घुल जाता है, तो इसका मतलब वो डिफ्यूज़ हो जाता है, उसमें इंटरमिक्स हो जाता है। इसके बाद लिक्विड अगर हम जैसे हमने पहले ही कहा डेटॉल का या फिर कोई डाई का अगर हम पानी में मिलाते हैं तो पूरे में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, पूरे को उसी कलर का कर देता है, उसी स्मेल आ जाती है, तो उसका मतलब लिक्विड भी डिसॉल्व होता है। और फिर गैसेस गैसेस भी हमारे डिसॉल्व होते हैं। अगर हम पानी की बात करें या फिर कोई भी इन सब की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो उसमें गैसेस भी होते हैं, ठीक है? जो फिशेस होती हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि वो एनिमल्स है, ठीक है? और इसी तरह जो प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, ठीक है? तो पानी में दोनों प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ होता है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है फिशेस के लिए, एनिमल्स के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए। तो ये चीज़ें उसमें डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है, ठीक है? उसमें डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहती है ये सब चीज़ें और जब ठीक है, तो वो ये सब गैसेस उसमें डिसॉल्व रहती हैं। इसके बाद हम जो है अ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? कि दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो ये वही बात हो गई कि गैसेस सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं, लिक्विड उससे कम होते हैं और सॉलिड सबसे कम होते हैं। इसके बाद हम गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। गैस में खाली स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एक सिरिंज उस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका हमें नीडल निकालना है, आगे से उसका ब्लॉक करना है और फिर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हम उसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर उसके अंदर पानी हम भर दें तो हम नहीं दबा पाएँगे उसको, ठीक है? तो गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है? इसलिए हम बहुत ज़्यादा छोटे स्पेस में भी गैस उसको भर सकते हैं। हमारे पास जो सिलेंडर होते हैं, गैस के जो सिलेंडर होते हैं, वो 14 केजी के लगभग होते हैं, तो उसमें इतना में आ जाता है, इतना सारा गैस आ जाता है, ठीक है? जबकि अगर हम अपने आस-पास देखें, तो उतने ही वॉल्यूम में अगर हम अपने आस-पास देखें, तो हमारे पास उतना वेट नहीं होगा। अगर हम कोई खाली सिलेंडर ले लें गैस का, ठीक है? तो उसका वेट कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है? क्योंकि उसमें उतना उतना ज़्यादा गैस भरा नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है? तो गैसेज़ की कंसंट्रेशन को हम प्रेशर से भी नाप सकते हैं। जब हम गैस को भरते जाते हैं किसी चीज़ में सेम वॉल्यूम में गैस को हम डालते जाएँगे, भरते जाएँगे, तो पार्टिकल्स वहाँ इंक्रीज़ होगा, पार्टिकल्स वहाँ ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाएगा। अब वो आपस में कोलाइड भी ज़्यादा करेंगे और काफ़ी फ्रीक्वेंटली करेंगे और वॉल्स के साथ भी ज़्यादा करेंगे कंटेनर का, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब गैस का एक तरह से सेम टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब गैस का वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो प्रेशर कंसंट्रेशन के एक तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं गैस के केस में और गैसेस का कंसंट्रेशन प्रेशर से भी डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है। तो गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं कि उनका जो स्पेस है बहुत ज़्यादा बहुत मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स एकदम फ्री होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं गैसेस के और इसलिए गैसेस जो है उनको दबाना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, कंप्रेस करना ईज़ी रहता है और हम बहुत छोटे स्पेस में ढेर सारा गैस जो है उसको भर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे घर में जो गैस होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिसको हम एलपीजी कहते हैं, ठीक है? वो ब्यूटेन होता है नॉर्मली और जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो हमारे सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि नेचुरल गैस है मतलब वो मीथेन होता है, ठीक है? और वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है मतलब बहुत सारा एक छोटे से स्पेस में भरा होता है, ठीक है? तो उसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। घर में अगर हम गैस सिलेंडर देखें तो उसमें गैस लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है? इसलिए उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी। इसके बाद गैसेज़ को इसलिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बहुत दूर तक। वो बहुत उसको हम कंप्रेस कर देते हैं और फिर काफ़ी सारा गैस एक छोटे स्पेस में आ जाता है।
इसके बाद ये वही है कि स्मेल कैसे दूर तक पहुँच जाता है, क्योंकि डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी से होता है, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं गैसेज़ के, और गैसेज़ के पार्टिकल्स टकराते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं, इस वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, गैस गैस प्रेशर लगाता है उस कंटेनर पे, ठीक है? और प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, एक-दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिशन बढ़ता रहेगा और प्रेशर भी साथ में बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद है कि वाटर 3 फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? सॉलिड एज़ आइस, लिक्विड जो हम जानते हैं, और गैस वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लेटेंट हीट की बात करते हैं, ठीक है? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं किसी भी, तो जैसे कि हम वो आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, और जहाँ फ्रीक्वेंटली इधर-उधर मूव करेंगे, उनकी जो एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अग्रेसिवली मूव करने लगेंगे। एक लिमिट आएगा जब वो जो है इतना ज़्यादा फ्री हो जाएँगे और इतनी तेज़ से मूव करेंगे कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? उनका स्टेट कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है? मतलब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले जाएँगे और वो बहने लगेंगे, फ्लूइड बन जाएँगे, ठीक है? और फिर ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएँगे, हीट एनर्जी देते जाएँगे, उनका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो एक ऐसा स्टेट आएगा जब वो इतने ज़्यादा एक-दूसरे से फ्री हो जाएँगे कि वो इस गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जाता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब प्रेशर की कंडीशन में, जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर की हम अगर हम बात करें तो वो अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? इसको हम 273 केल्विन भी कहते हैं। टू बी एग्जैक्ट 273.15 केल्विन, ठीक है? केल्विन जो है हमारे पास वो स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, केल्विन। और 273 केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है? तो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। जैसे हम जानते ही हैं पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, जम जाता है, और बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस में पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और मतलब वो पिघल जाता है। तो इसी को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है? और ये जो स्टेट कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है? तो पिघल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं प्रोसेस को। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का, ठीक है? अब अगर हम बर्फ लेते हैं, ठीक है? तो बर्फ को जब हम उसको हीट एनर्जी देते हैं, उसको पिघलाने की कोशिश करते हैं, तो बर्फ जब तक पिघलेगी, वो जब तक लिक्विड फॉर्म में मतलब हमारा आ रहा है, ठीक है? तो उसका टेम्परेचर उतना का उतना ही है, ठीक है? हमने किसी कंटेनर में बर्फ लिया, उसमें हमने थर्मोमीटर लगाया, उसमें हमने टेम्परेचर नोट किया, हमने देखा कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से पहले कम था बर्फ का, ठीक है? अब वो पिघलने लगा, ठीक है? लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा वो बर्फ, ठीक है? उसके बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ही नहीं, ज वो हमारा बर्फ जो है वो लिक्विड बनता जा रहा है, पिघल रहा है, लेकिन फिर भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, ठीक है? जब तक कि हमारा सारा बर्फ पिघल के लिक्विड नहीं बन जाएगा। ऐसा इसलिए कि बर्फ का जो टेम्परेचर है, जो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पे बर्फ रह सकता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर वो लिक्विड होता है। तो मतलब वो पानी बन जाता है। तो अगर बर्फ है उस कंटेनर में, बर्फ है वहाँ पे प्रेज़ेंट, तो इसका मतलब मैक्सिमम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही जा सकता है। हम उसको कितनी हीट एनर्जी दे दें, कितना गर्म कर दें, जब तक हमारा बर्फ रहेगा वहाँ पे, तो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, उसमें से हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहा है? उसका टेम्परेचर 0 पे ही मेंटेन है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा, क्योंकि पानी को हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे लेकिन वो रहता लिक्विड फॉर्म में ही है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो उसको हम हीट दे रहे हैं, उसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसका टेम्परेचर उतना का उतना ही मेंटेन है, वो 0 से 0 पे ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन है बर्फ का टेम्परेचर, ठीक है? वो उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन पानी के साथ जब हम उसको गर्म करते हैं, तो पानी जो हमारा है वो तो गर्म होने लगता है, और लेकिन उसका स्टेट लिक्विड रहता है, यहाँ पे सेम रहता है। तो वहाँ पे स्टेट मेंटेन रहता है, यहाँ स्टेट मेंटेन नहीं है, वो बर्फ से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे पिघल रहा है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, मतलब हिडन हीट, मतलब हम उसको हम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो ये जो हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं लेटेंट या हिडन हीट है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये स्टेट कन्वर्जन में जा रहा है। ये सारा का सारा यूज़ हो रहा है उस स्टेट को कन्वर्ट करने में, मतलब कि उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है?
क्योंकि बर्फ का मैक्सिमम टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर नहीं जा सकता वो, ठीक है? उससे ऊपर जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? वो पानी बन जाएगा। तो इसका मतलब सारा जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारा का सारा उसके स्टेट के कन्वर्जन में काम आ रहा है। उसका मतलब पानी बनाने का काम आ रहा है उस बर्फ को, ठीक है? वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं पा रहा क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता 0 डिग्री सेल्सियस से, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो इसलिए वो सारा हीट यूज़ हो रहा है उसके स्टेट को बदल के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और इस प्रोसेस को फ्यूज़न कहा जाता है। और ये जो हीट एनर्जी अभी हम दे रहे हैं इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं हम, ठीक है? ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। अब हम ये लिक्विड पानी बन गया हमारे पास, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टेट यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है? वो पानी रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल 1 एटीएम का प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का, जो नॉर्मल सी लेवल पे हमारे प्रेशर है उसमें क्या होगा? और नॉर्मल जो वाटर है अगर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो नॉर्मल प्योर वाटर के साथ क्या होगा कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब हम उसको हीट करेंगे, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो पानी का जो मैक्सिमम इस 1 एटीएम पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो होता है हमारा, तो उसमें पानी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो पहुंच सकता है लिक्विड वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम हीट एनर्जी उसमें सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी देंगे एक्स्ट्रा हीट, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे एक और कमाल हो रहा है। पानी को हम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बार जाके बॉयल होने लगा पानी, तो हम देखते हैं अगर हम और ज़्यादा हीट देते हैं, उसको और गर्म कर रहे हैं, उसको और बॉयल कर रहे हैं, तो 100 से उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है आगे, कभी जाता ही नहीं है। पानी नॉर्मल कंडीशन में 110 तक या 120 या 150 तक पहुंचता ही नहीं है, 100 पे ही आके रुक जाता है। क्योंकि जो लिक्विड वाटर का नॉर्मल कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल हमारे सी लेवल का प्रेशर है उसमें जो लिक्विड वाटर है उसमें मैक्सिमम जो टेम्परेचर जा सकता है वो 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है? वहाँ पे फिर से उसमें स्टेट कन्वर्जन में आता है। जो हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी उसको दे रहे हैं आप, वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी यूज़ होती है उसके स्टेट को कन्वर्ट करने में और उसको लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देने में, यानी कि जिसको हम स्टीम या फिर वाटर वेपर कहते हैं, तो वाटर वेपर में वो बदल रही है, भाप में बदल रही है, तो पानी हमारा भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है? वाटर वेपर में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, जितनी भी हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी उसे सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो उसको हम कितना भी गर्म कर दें, कितना भी एक्स्ट्रा हीट दे दें, नॉर्मल कंडीशंस में वो 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं जाएगा ऊपर। अगर प्रेशर हमने बढ़ा रखा है तब चला जाएगा, जो प्रेशर कुकर में होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 100 से ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है? तो वो जितना भी हम उसमें हीट देंगे, वो सारा यूज़ हो जाएगा उसके स्टेट को बदलने में और उसे पानी से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में, उसे स्टीम में बदलने के लिए, ठीक है? तो पानी स्टीम में हमारा चेंज हो जाएगा, स्टीम में हमारा बदल जाएगा, ठीक है? जो वाटर वेपर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जो वाटर वेपर है वो अब 3rd स्टेज में वो पहुँच चुका है। बर्फ से पहले लिक्विड बना और लिक्विड से वाटर वेपर बना और वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, जा सकता है, बल्कि वाटर वेपर बनते जो स्टीम है वो बनता ही 100 से ऊपर पे है, ठीक है? तो वो अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक जा सकता है, इसलिए स्टीम का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है और इसलिए स्टीम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस बर्न्स या इंजरीज भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तक पहुँच सकता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे ये जो होता है, ठीक है? ये 373 केल्विन पे वाटर बॉयल होता है या फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। बॉयल हम यहाँ बॉयल कहेंगे, बॉइलिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में 1 एटमॉस्फेयर में वाटर जो है 373 केल्विन जो है 373 केल्विन उस पे वाटर जो है बॉयल होता है। 373 केल्विन को सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? क्योंकि 273 केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हमने 100 को ऐड किया और 273 में भी हमने 100 को ऐड किया, दोनों तरफ 100 को ऐड किया, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है? इसके बाद है अब जो लेटेंट हीट है, जब लिक्विड वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था लिक्विड वाटर, उसके बाद भी हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद भी हम उसे गर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद भी जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, वो सारा का सारा स्टीम में या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसमें बनाने में यूज हो जा रहा है, ठीक है? तो अब जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो भी हिडन है एक तरह से कि उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, जैसे पहले हुआ था बर्फ के साथ, तो उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं 100 से ऊपर। तो इस वक्त जो हम हीट एनर्जी उसे दे रहे हैं तो उसको हम जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, क्योंकि ये भी एक हिडन हीट है, लेटेंट हीट है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कन्वर्जन में यूज होता है और ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है, तो इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर का। वाटर का लेटेंट हीट काफी ज्यादा होता है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है और इसका एप्लीकेशन हम जो है डेली यूज करते हैं। हम जो है वाटर को स्प्रिंकल करते हैं छतों पे, गर्मियों के मौसम में या इधर उधर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वाटर हीट को वहाँ से लेके और फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो एनर्जी को लेता है, एब्जॉर्ब करता है
और इवेपोरेट हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक टेबल हमारे पास ऐसे एक फिगर बना है। सॉलिड जो है इसको हम गर्म करेंगे लिक्विड बनेगा और गर्म करेंगे गैस बनेगा। गैस को हम ठंडा करेंगे कूल डाउन करेंगे, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे और उसको ठंडा करेंगे तो उससे सॉलिड बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, तो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी है, बीच का स्टेट ही कई बार स्किप हो जाता है जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। जैसे कि हम यहाँ कैम्फर दे सकते हैं, कैम्फर हो गया, नेपथलीन हो गया और ये तो ये सब कुछ चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सीधा सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में जाते ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अगर सीधा सॉलिड से गैस चले गए तो इसका मतलब इवेपोरेट हो गए, एक तरह से सब्लाइम हो गए। ठीक है, कोई चीज सब्लाइम हो जाना मतलब इवेपोरेट हो जाना, घुल जाना, एकदम से इनविजिबल हो जाना, सब्लाइम हो जाना मतलब वहां पे। ठीक है, बिल्कुल एक तरह से गायब हो जाना। सब्लाइम हो जाने का मतलब है गायब हो जाना एक तरह से। तो कैम्फर जो है वो एक तरह से सीधा बिना लिक्विड में गए सीधा इवेपोरेट सा हो जाता है कैम्फर या नेपथलीन। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सब्लाइम हो गया। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। और अगर ये दोबारा से मतलब जो है गैस फॉर्म अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट जाती है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। मतलब ये गैस से सीधा सॉलिड में आ गई तो हम तब उसे डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी गैस का तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिक्विफाई होगा। और फिर अगर हम और ज्यादा उसका मतलब प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखना है तो अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो पहले वो लिक्विड उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, आपस में पास आ जाएंगे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स। ये लिक्विड के भी पार्टिकल पास होते हैं गैस के मुकाबले। और ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स और ज्यादा पास आ जाएंगे, और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। लेकिन अब हम जो बॉन्डिंग भी करानी है एक तरह से इनको हमें मतलब एक तरह से पास तो आ गए मतलब वो लिक्विड की तरह और सॉलिड की तरह, लेकिन अगर हम प्रेशर को हटाएंगे फिर से वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। हमने जबरदस्ती उनको पास में किया है। ठीक है, काफी ज्यादा फोर्स का यूज करके। और फोर्स कभी भी काम नहीं करता। अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स में करेंगे, ठीक है, तो लोग भले ही आपस में पास आ जाएंगे लेकिन फिर वो दोबारा दूर हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा दूर चले जाएंगे। तो ये चीज होता है जिसको हम कहते हैं फोर्सफुली हम जो है स्टेट कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्क तो करेगा लेकिन ये बहुत ज्यादा टेम्परेरी होगा। तो इसको थोड़ा सा परमानेंट करने के लिए हम उसको ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ताकि उनकी बॉन्डिंग आपस में थोड़ी रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए और बॉन्डिंग आपस में उनकी बनने लगे, स्ट्रांग होने लगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगे। ठीक है, तो हम उनको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं। तो अगर हम किसी चीज को ठंडा करें, कूल डाउन कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें प्रेशर लगा रहे हैं ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाए, क्लोज आ जाए। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग आपस में होने लगती है, आपस में बॉन्ड करने लगते हैं, आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस से हम जो है मतलब जो है गैस को लिक्विड में और फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक मिनिमम टेम्परेचर को अचीव करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद जो है पार्टिकल्स आपस में मतलब वो लिक्विफाई हो पाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो हम कितना ही प्रेशर लगाएंगे वो लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हम चीज बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टेट डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को बढ़ाने से जो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, उल्टा यहाँ करना है। ठीक है, ऑपोजिट, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ही पार्टिकल्स काम डाउन होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनकी वाइब्रेशन कम होगी, वो ज्यादा शांत हो जाएंगे और एक दो पीस आ जाएगी, उनमें शांति आ जाएगी और एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे वो। ठीक है, तो अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस जो है लिक्विड में होगी, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो हमें टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है तभी हम गैस से सॉलिड फॉर्म में जा सके। और उल्टा करना है तो इन दोनों को उल्टा कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, ये हम ये इस टेबल को देख सकते हैं, लिक्विड है। लिक्विड से हमने गैस को बनाया तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहेंगे। गैस से हमने सॉलिड बनाया तो हम डिपोजिशन कहेंगे और सॉलिड से लिक्विड बनाया तो इसको हम फ्यूजन कहेंगे। फिर हमने गैस है, गैस से हमने लिक्विड बनाया इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंस हो जाता है गैस, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को हमने सॉलिड बनाया, नाम नहीं आ रहा है सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिड जाता है। और सॉलिड को हमने गैस बनाया, इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन, जो अभी हमने देखा। ठीक है, कैम्फर के साथ होता है और ये इस सब के साथ, नेपथलीन के साथ, इन सब के साथ होता है। इसके बाद होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग डिफरेंट है। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना होता है, जब पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं तो पूरा पूरा पानी एक साथ बॉईल होता है। लेकिन अगर हम किसी प्लेट में पानी को फैला के और रख देते हैं या छत पे डाल देते हैं तो वो उस तरह से बॉईल नहीं होता जैसे हमें पतीले में या किसी चीज में पानी बॉईल होते हुए दिखता है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके बहुत स्लोली स्लोली इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, हवा में चला जाता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, वो सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता। ठीक है, सरफेस पे जो बिल्कुल सरफेस पे इंटरफेस पे जो पार्टिकल्स है, जो
हवा और जो पानी का जो बल्क है, उनके बीच में जो पतली सी एक लेयर है, जो इंटरफ़ेस है, उस पे जो पार्टिकल्स हैं, वो इतनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं, उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि धीरे-धीरे अपने स्टेट को छोड़ देते हैं और धीरे-धीरे गैस फॉर्म या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत धीरे-धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जैसे एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, इथेनॉल जो भी चीज़ है, जो बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम है, वो बहुत तेज़ी से मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट भी हो जाती है, बहुत तेज़ी से उड़ जाती है और उनको हम वोलेटाइल कहते हैं। जैसे इथेनॉल वोलेटाइल होता है, डब्बे को खोल के रख दो, कुछ देर में ही उड़ जाएगा सारा का सारा, ठीक है? एसीटोन भी होता है। तो ये सब चीज़ें वोलेटाइल है क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है, तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाती है, ठीक है? तो भाप बन के उड़ जाना किस चीज़ का, वो इवेपोरेशन है और किसी चीज़ को गर्म करके उसको उबालना, बॉयल करना, तो वो बॉइलिंग है। दोनों में चीज़ें इवेपोरेट होती है, भाप बनती है, लेकिन इवेपोरेशन सरफेस फॉर्म में और बहुत स्लोली धीरे होता है, जबकि बॉइलिंग बहुत फास्ट होता है, ठीक है? अब क्या चीज़ है कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, पूरे में होता है बॉइलिंग, ठीक है? और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन-किन चीज़ों पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है? हम किसी प्लेट में अगर किसी चीज़ को पानी को उतने ही पानी को फैला के रख दें और ग्लास में रखें, दोनों को धूप में रखें, तो प्लेट वाला पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि उसमें पूरा का पूरा सरफेस उसे मिल रहा है इवेपोरेशन के लिए और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता, बल्कि नीचे नहीं होता, सिर्फ इंटरफ़ेस पे होता है, जहाँ पानी और हवा का इंटरफ़ेस है, जो लेयर है, वहाँ पे होता है। तो क्योंकि प्लेट में वो इंटरफ़ेस बड़ा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए प्लेट में ज़्यादा तेज़ी इवेपोरेशन होता है और अगर हम ग्लास में रखेंगे तो धीरे-धीरे होगा, ठीक है? क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना है, तो इसलिए सरफेस एरिया उसे चाहिए। तो इसलिए इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब देखो अगर हमने कोई ठंडे दिन वो जहाँ प्लेट में पानी रखा है, जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है? तो वो उतना का उतना ही रहेगा, जितना हम दिन में रखेंगे लगभग उतना ही हमारे शाम को हमें मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ धूप है, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है, उसमें हमने प्लेट में पानी रखा, तो हमें शाम को मिलेगा ही नहीं, सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है? इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा पानी की जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स है, पानी की जो सरफेस पे जो मतलब हमारे पार्टिकल्स हैं एकदम इंटरफ़ेस पे, उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और बहुत तेज़ है वो जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलके इवेपोरेट हो जाएँगे, भाप बन के उड़ जाएँगे, स्टेट कन्वर्जन उनका हो जाएगा। वो लिक्विड से गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चले जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से ये होता है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के साथ हमारा जो है इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसका थर्ड जो चीज़ है वो है डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। हम ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है? ह्यूमिडिटी को हम कम कर देंगे, तो यानी हवा को सूखी है, हवा ड्राई है, तो हमारा बहुत तेज़ इवेपोरेशन होगा, ठीक है? और हवा गीली है, मॉइस्ट है, बारिश का मौसम है, हर दिन बारिश हो रहा है, उसमें इवेपोरेशन हम करने की कोशिश करेंगे, कोई पानी को रखेंगे रूम में, वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है? बहुत गर्मी है, कई दिन से बारिश नहीं हुई, बहुत सा ड्राई मौसम हो रखा है, ड्राई टाइम हो रखा है, मॉइस्चर एकदम कम है, एकदम सूखा मौसम है, पानी बहुत तेज़ी से भाप बन के उड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें हम अपने ऊपर भी ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की कमी होती है, कई दिन से बारिश नहीं हुई होती है, तो हमारी स्किन जो है सूखने लगती है, ड्राई होने लगती है स्किन और जो हमारे लिप्स है वो जो है वो भी ड्राई होने लगते हैं। तो हम मतलब ड्राइनेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नोज़ ब्लीडिंग भी इसी वज़ह से होती है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इस वज़ह से वो ब्रेक हो जाती है कई बार, ठीक है? तो इसलिए नोज़ ब्लीडिंग भी होने लगता है। लेकिन जब बारिश का सीज़न है, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो नोज़ ब्लीडिंग कभी नहीं होता है ठीक है? तो इस वज़ह से ये मतलब चीज़ है कि जो मॉइस्चर है, ठीक है? या ह्यूमिडिटी है, जब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होगी, तो चीज़ों को उतना मौका नहीं मिल पाएगा भाप बन के उड़ने का। लेकिन अगर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ही कम है, एकदम ड्राई सूखी हवा है, तो बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है वो हवा में जाएगी और हवा में फैल जाएगी, हवा में इवेपोरेट हो जाएगी, डिफ्यूज़न तेज़ होगा, डिफ्यूज़न फ़ास्ट होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से वो फैलेगा, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़न होगा, ठीक है? तो वो यहाँ डिफ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट दिया रहता है। इसके बाद इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, ठीक है? अगर हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, विंड बहुत फ़ास्ट है, तो उस वजह से भी जो इवेपोरेशन है वो फ़ास्ट होता है, ठीक है? कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएँगे अगर हवा तेज़ चल रही है, हवा चल ही नहीं रही है तो कपड़े बहुत टाइम लेंगे सूखने में, ठीक है? तो जो विंड स्पीड है उस पे भी डिपेंड करता है कि विंड जो है सारे मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को, जितनी भी नमी है, जितना भी वो गे वहाँ से जो भी चीज़ निकल रही है उसमें से मतलब वेपर्स निकल रहे हैं उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं, बहुत तेज़ी से हटाते हैं वहाँ से। तो इस वजह से मॉइस्चर जब मतलब जब विंड स्पीड ज़्यादा होगा, विंड स्पीड, ठीक है? विंड बहुत तेज़ी से चल रही होगी तो चीज़ें बहुत तेज़ी से ड्राई होगी, इवेपोरेट होगी, ठीक है? और अगर विंड स्पीड कम होगी, हमारा विंड अगर नहीं होगा उतना, तो चीज़ें उतनी तेज़ी से मतलब इवेपोरेट नहीं होगी, ठीक है? इवेपोरेशन कम हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे रह जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है?
इसके बाद है कूलिंग कैसे होता है इवेपोरेशन से। अगर हम देखें तो अगर हम हाथ पे स्पिरिट को डाल दें या फिर हाथ पे इथेनॉल को डाल दें, एसीटोन को डाल दें तो ठंडा-ठंडा फ़ील होता है, ठीक है? कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जब हम अपने उसे हाथ पे डालते हैं तो हमारे हाथ की वो गर्मी को ले लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि वो वोलेटाइल है। उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है। वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है हवा में और हमारी गर्मी को खींच लेता है और उससे वो इवेपोरेट होता है, वहाँ से वो एनर्जी लेता है। तो इतने में ठंडा-ठंडा लगता है, कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? तो ये इस वजह से होता है। मटके का पानी क्यों ठंडा होता है? हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि मटके में बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं, तो पानी वहाँ से बाहर निकलता है, मटके के सरफेस पे आता है और वहाँ से वो इवेपोरेट होता है। तो जब वो इवेपोरेट होता है तो मटके को अपने आप ठंडा कर देता है, कूल कर देता है, उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। और मटका ठंडा होता है तो अंदर रखा हुआ पानी भी अपने आप धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है? नेचुरली। इसके बाद है मतलब ये है हम छतों पे पानी डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं गर्मी में, तो उससे वो छत की जो गर्मी है, पानी सारा उसको ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है और छत ठंडा हो जाता है, ठीक है? समर में हम कॉटन कपड़े की पहनते हैं, कॉटन का जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो सारे पसीनों को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो खुद पसीना जो है वो मतलब कपड़े से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो हमारी गर्मी ले लेता है बॉडी की, ठीक है? हमारी सराउंडिंग की गर्मी है, खासकर हमारी बॉडी गर्मी वो ले लेता है और उससे वो इवेपोरेट हो जाता है पसीना जो है, तो हमें ठंडा प्रोड्यूस करता है, एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठीक है? जो कॉटन के कपड़े हैं क्योंकि उसका एब्ज़ॉर्प्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है? अगर हम दूसरे कोई कपड़े पहनते हैं, कोई सिंथेटिक गर्मियों के मौसम में ख़ास के, तो वो पसीने को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेगा, तो पसीने को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, तो पसीना सिर्फ़ हमारी बॉडी पे ही रहेगा, हमेशा वहीं रहेगा और उसके कारण फंगल ग्रोथ होगा और इसके कारण रैशेज़ होंगे और इसके कारण उसमें बैक्टीरिया फंजाई जो है वो ग्रो करेंगे एक तरह से, ठीक है? तो इन्फेक्शन होगा और इस वजह से रैशेज़ आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन कॉटन में नहीं आती, वो सारे जो पर्सपिरेशन है, स्वेट है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है हमारी बॉडी को। इसके बाद है अगर हम पानी ठंडा-ठंडा बर्फीला पानी डालते हैं किसी ख़ास स्टील की ग्लास में तो उसका वो काफ़ी अच्छा हीट का कंडक्टर है, काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करता है, लेकिन ग्लास उतना अच्छा नहीं करता है शीशे का। तो अगर हम उसमें डालें स्टेनलेस स्टील के या किसी मेटल के उसमें अगर हम ठंडा-ठंडा बर्फीला पानी डालें तो उसके चारों तरफ हम देखते हैं कि वो पानी लीक नहीं कर रहा है कहीं ग्लास से, लेकिन चारों तरफ फिर भी पानी आ जाता है, नीचे पानी आ जाता है, ग्लास के चारों तरफ हर जगह पानी आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है वो। हमने वहाँ डाला भी नहीं था, वो लीक भी नहीं कहीं से कर रहा है, निकल भी नहीं रहा है वो ग्लास। अगर नॉर्मल पानी डालते हैं तो वो नहीं निकलता, लेकिन ठंडा पानी ऐसा लगता है ये बाहर निकल गया। तो वो क्या होता है आस-पास की जो हवा होती है उसमें जो मॉइस्चर है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, तो जो एयर का मॉइस्चर है आस-पास का, वही जो होता है वो जो एकदम ग्लास के कॉन्टैक्ट में एकदम साथ में है, ठीक है? तो ग्लास की ठंडक के कारण वो मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाता है, वो पानी जो वो जो वेपर्स है जो प्रेज़ेंट है आस-पास की हवा में ग्लास के एकदम कॉन्टैक्ट में वो हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और वो छोटे-छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही ग्लास में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है ग्लास के चारों तरफ पानी आ गया है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक जो सेकंड इसका चैप्टर है ऐसे करके हम उसके बाद सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।